नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आज हम संविधान के निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। मतलब सोचिए कि एक इंसान 28 साल तक एक अंधेरी कोठरी में कैद रहता है। उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, उसकी जवानी, उसका परिवार, उसकी आज़ादी, सब कुछ। और फिर एक दिन जब वो बाहर आता है ना, तो कुछ ही समय बाद उस देश की पूरी सत्ता उसके हाथों में होती है। और इतिहास गवाह है कि सत्ता हाथ में आने के बाद ऐसे में लोग अक्सर क्या करते हैं। बिल्कुल। वो चाहता तो अपने उत्पीड़कों से, जिन्होंने उस पर इतने जुल्म किए, हर एक चीज का बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो अपने पूर्व दुश्मनों के साथ एक मेज पर बैठता है और एक ऐसी किताब लिखता है जो उस पूरे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल देती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय वही ताकतवर दस्तावेज है, हमारा संविधान। और ये शुरुआत बहुत ही सटीक है, क्योंकि देखिए, अगर हम इस विषय को सिर्फ नियमों के एक उबाऊ पुलिंदे की तरह देखेंगे ना, तो इसका जो असली चमत्कार है वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। संविधान केवल कुछ पन्नों के कानूनी भाषा या वकीलों की बहस नहीं है। सही कहा। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि संविधान क्या होता है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर कागज पर लिखी कुछ बातें किसी भी देश का सर्वोच्च कानून या कह लें सुप्रीम लॉ कैसे बन जाती हैं। हाँ, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये सरकार और नागरिकों के बीच और खुद नागरिकों के बीच भी विश्वास का सबसे बड़ा और मजबूत आधार होता है। ये तय करता है कि इतनी विविधताओं वाला समाज आखिर एक साथ शांति से कैसे रहेगा। और यहीं पर मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है। मतलब हम अक्सर राजनीति, चुनाव और अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, पर आखिर हमें इस दस्तावेज की जरूरत ही क्यों है? हम एक समाज के रूप में इतने विकसित हो चुके हैं, तो क्या हम बस मिलजुल कर नहीं रह सकते? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जब हम इसका गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि संविधान वास्तव में उन बुनियादी नियमों का एक लिखित समुच्चय है जिसका पालन देश के हर नागरिक को करना पड़ता है। और सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, बल्कि खुद सरकार को भी, है ना? बिल्कुल। ये तय करता है कि फैसले लेने का अधिकार किसे होगा और सरकार की शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझे तो इसके होने के मुख्य रूप से 4 गहरे कारण नजर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है भरोसा और समन्वय। मतलब अलग अलग धर्मों और पृष्ठभूमियों वाले लोगों के बीच एक न्यूनतम सहमति बनाना। हाँ, क्योंकि किसी भी देश में जहाँ इतनी विविधता हो, वहाँ अविश्वास होना स्वाभाविक है। संविधान वो न्यूनतम नियम देता है जिस पर सभी सहमत हो सकें। दूसरा बड़ा काम? सरकार की संरचना तय करना कि निर्णय लेगा कौन। और तीसरा? तीसरा जो काम है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, शक्तियों पर सीमा लगाना। और चौथा काम है समाज की आकांक्षाओं को स्वर देना ताकि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। अगर मैं इस पूरी व्यवस्था को आज के दौर के एक उदाहरण से समझाऊं, तो ये किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? मतलब अगर आपके पास दुनिया का सबसे महंगा हार्डवेयर हो, बेहतरीन प्रोसेसर हो, कमाल के ऐप्स हों, लेकिन कोई मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, तो वो कंप्यूटर सिर्फ एक साधारण डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। संविधान भी किसी देश का वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा, जिस पर सरकार, न्यायपालिका और समाज के सारे ऐप्स चलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम लोकतंत्र में अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, तो जब हमने उन्हें वोट देकर चुना है, तो क्या हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते? ये सब लिखकर एक लक्ष्मण रेखा खींचने की आखिर क्या जरूरत है? देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि सत्ता का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो असीमित होना चाहती है। हाँ, ये तो है कि सत्ता भ्रष्ट कर सकती है। बिल्कुल। जब समाज अपने नेताओं को चुनता है तो वे उन्हें एक बहुत बड़ी शक्ति सौंपते हैं। बिना स्पष्ट लिखित सीमाओं के कोई भी अच्छी नीयत वाली सरकार या बहुमत प्राप्त नेता आसानी से तानाशाही की तरफ मुड़ सकता है। तो संविधान का मुख्य काम ही ये है कि वो सरकार के अधिकारों पर एक पक्की सीमा लगा दे, ताकि नागरिकों के बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहें। एकदम सही। विशेषकर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के संभावित दमन से बचाने के लिए ये लिखित सीमा बहुत जरूरी है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि संविधान सिर्फ ताकत देता नहीं, बल्कि ताकत पर लगाम भी लगाता है। और अगर
नियमों और भरोसे की इस बात को जमीनी हकीकत पर समझना हो तो इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण दक्षिण अफ्रीका है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बिना किसी संदेह के वो इतिहास में विश्वास का सबसे बड़ा परीक्षण था। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, वो सीधे तौर पर मानवीय गरिमा का संघर्ष था। वहां की श्वेत सरकार ने दशकों तक रंग भेद यानी अपार्थाइड की एक अत्यंत क्रूर व्यवस्था लागू कर रखी थी, जहां बाकायदा कानून बनाकर लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांटा गया था। हाँ, गोरों, अश्वेतों, रंगीनों और भारतीयों के आधार पर बहुसंख्यक अश्वेत आबादी का भयानक दमन किया गया था। उन्हें उनके ही देश में अजनबी बना दिया गया था। और इसी संस्थागत अन्याय के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपना ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। दस्तावेज बताते हैं कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बिल्कुल, और उन्हें 28 वर्षों तक रोबिन द्वीप की जेल में कैद रखा गया। इस पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। 28 साल मतलब एक इंसान अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा एक काल कोठरी में पत्थर तोड़ते हुए बिता देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये मांग कर रहा था कि सभी इंसानों को समान माना जाए। लेकिन इस पूरी पीड़ादायक कहानी का सबसे जादुई हिस्सा वो है जो 26 अप्रैल 1994 को घटा। दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बना और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए उस वक्त के माहौल की। देश में एक तरफ वो लोग थे जो सदियों से शोषित थे और अब उनके हाथ में सत्ता थी, और दूसरी तरफ वो श्वेत अल्पसंख्यक थे जो बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि अब उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने दशकों तक दूसरों के साथ किया। सत्ता में आने के बाद अश्वेत नेताओं के पास पूरा मौका था कि वो चुन चुनकर बदला लें। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने प्रतिशोध के बजाय समानता और मेल मिलाप की नीति अपनाई। ये बात मुझे आज भी अचरज में डाल देती है। इतनी गहरी कड़वाहट और लंबे दमन के बाद पूरा समाज बदला लेने के बजाय एक नई शुरुआत करने पर राजी कैसे हो गया? और यही वो सटीक बिंदु आता है जहां एक महान संविधान जन्म लेता है। दोनों ही समूह 2 साल तक लगातार एक साथ बैठे, लंबी चर्चाएं की। मंडेला का वो कथन इतिहास में दर्ज है कि यह एक पवित्र समझौता है कि हम रंगभेदी और क्रूर इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। ये दस्तावेज महज एक नकली मंच नहीं था, ये अतीत के घावों पर भविष्य के भरोसे का मरहम था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस उदाहरण के बाद अगर हम भारत की बात करें तो हमारी शुरुआत भी तो कम मुश्किल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। भारत का मार्ग दक्षिण अफ्रीका से कम कठिन नहीं था। हमारा जन्म भी विभाजन की भयानक हिंसा, विस्थापन और अनिश्चितता के बीच हुआ था। 1947 का वो दौर बेहद नाजुक और अराजक था। देश धर्म के नाम पर बंट चुका था, लेकिन इस निराशा के बीच हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, है ना? बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका को जहां सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ा था, वहीं भारत के मामले में हमारे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आजादी से बहुत पहले ही सहमति बन चुकी थी। हाँ, और अक्सर लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार कर ली थी और फिर 1931 के कराची अधिवेशन में भी एक विस्तृत खाका पेश किया गया था। सही कहा। इन दोनों ही दस्तावेजों में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात शामिल थी। और यही आम सहमति बाद में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मजबूत नींव बनी, जो हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा थी, जिसने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू किया था। लेकिन काम शुरू होने के कुछ ही समय बाद विभाजन की त्रासदी हो गई। विभाजन के बाद भारत की इस संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए और इन 299 लोगों के कंधों पर करोड़ों लोगों का भविष्य था। बिल्कुल, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और फिर नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ मैं श्रोताओं को कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूँ जो किसी को भी चौंका सकते हैं। इस संविधान के निर्माण में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। 2000 से अधिक संशोधन विचार में लाए गए और लगभग 3 वर्षों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में 114 दिनों तक सघन चर्चा हुई। इन बहसों को 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। 12 मोटे खंड, ये तो वाकई बहुत विशाल काम था। वे 12 मोटे खंड सिर्फ कागज का ढेर नहीं है, देखिए। वे असल में भारत के लोकतांत्रिक DNA का जीवित रिकॉर्ड हैं।
सुप्रीम कोर्ट अक्सर उन्हीं बहसों को पलट कर देखता है कि हमारे निर्माताओं की मंशा आखिर क्या थी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बार बार घूमती है कि एक तरफ बाहर देश में दंगे हो रहे थे, विभाजन का हिंसक माहौल था, और दूसरी तरफ सेंट्रल हॉल के अंदर 299 अलग-अलग विचारों और धर्मों वाले लोग किसी एक बात पर कैसे सहमत हो पा रहे थे। यही तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली की सबसे बड़ी जीत थी। उनका काम करने का तरीका अत्यंत व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति पर आधारित था। वहां बहुमत के दम पर कुछ भी थोपा नहीं गया। हर शंका को सुना गया और तर्कपूर्ण उत्तर दिया गया। बिल्कुल। और इसी अभूतपूर्व प्रक्रिया के कारण 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 114 दिनों की विस्तृत बहसों, 2000 संशोधनों और 12 मोटे खंडों के सार को कोई आम नागरिक आखिर कैसे समझे? इस पूरे महाकाव्य को एक छोटे से पन्ने पर कैसे उतारा गया? यहीं से उद्देशिका यानी प्रस्तावना या प्रिएम्बल की भूमिका आती है। उद्देशिका पूरे संविधान के लिए एक कंपास या मार्गदर्शक का काम करती है। ठाकुरदास भार्गव ने इसे बहुत ही सटीक रूप से संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा वाकई एक सटीक अभिव्यक्ति है। इसकी शुरुआत जिन शब्दों से होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। हम भारत के लोग। सदियों तक जहां राजाओं का राज रहा हो, वहां अचानक ये घोषित करना कि सर्वोच्च शक्ति इस देश की आम जनता है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल। और इसके बाद राज्य का स्वरूप तय किया गया है। जैसे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न या सॉवरन। इसका मतलब है कि कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है समाजवादी, जिसका अर्थ है संपदा का वितरण न्यायोचित होना चाहिए। और एक और बेहद अहम शब्द है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों ही शब्द मूल उद्देशिका में नहीं थे, है ना? इन्हें बाद में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हाँ, बिल्कुल सही। पंथ निरपेक्ष होने का सीधा सा मतलब है कि सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। इसके अलावा शासन प्रणाली के लिए लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब तो सीधा है कि हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन गणराज्य या रिपब्लिक क्या है, इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। जैसे ब्रिटेन एक मजबूत लोकतंत्र है, लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन वो एक गणराज्य नहीं है क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष आज भी राज परिवार से आता है। भारत एक लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति कोई जन्मजात राजा नहीं बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होता है। वे वो मानक है जिनसे सरकार के किसी भी कानून का मूल्यांकन किया जाता है। इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। ये सब कुछ 1950 में लागू हुआ था। तब से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, तो क्या ये सिर्फ 7 दशक पुरानी एक किताब है या आज के इस तकनीक संचालित दौर में भी प्रासंगिक है? हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये केवल आदर्शों का बयान नहीं बल्कि संस्थाओं के काम करने का एक पूरा ढांचा है। मैं इसे अक्सर एक जीवंत प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखना पसंद करता हूँ। अगर आप पत्थर की मूर्ति खड़ी कर दें तो वो समय के साथ टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन एक जीवंत प्राणी अपने बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है। एकदम सही। भारत का संविधान भी समाज की बदलती आकांक्षाओं के अनुसार खुद में बदलाव की व्यवस्था देता है, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। और अब तक वो 100 से अधिक संशोधन हो भी चुके हैं। और यही किसी भी दस्तावेज की असली परीक्षा होती है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनी मूल आत्मा को बचाए रखते हुए समय के साथ खुद को कैसे बदला जाए। ये 100 से अधिक संशोधन इसके लचीलेपन और ताकत का ही प्रमाण है। सोचिए, विभाजन के दर्द और इतनी विविधता के बावजूद भारत की जनता ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया। ये महज एक नियम पुस्तिका नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट है, जो 70 से अधिक वर्षों के बाद भी पूरी तरह सफल है। इस पूरी चर्चा को समेटें तो साफ हो जाता है कि चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या भारत, संविधान बनाने की प्रक्रिया हमेशा गहरे अविश्वास को विश्वास में बदलने की एक यात्रा रही है। और श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बोलने की आज़ादी, हमारे अधिकार और सरकार का हर कदम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निर्देशित होता है।
ये सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि ये एक जीवंत दस्तावेज है, तो सोचिए आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आने वाली पीढ़ियों को इसमें कौन से नए बुनियादी अधिकार जोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या डिजिटल पहचान पर अधिकार या एल्गोरिथम से सुरक्षा जैसे अधिकार इसका नया अध्याय होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ये तय करेगा कि 21वीं सदी में हमारी आज़ादी के मायने क्या होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगले टॉपिक के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।